अगर आप किसी को जागृत करना चाहते हो, किसी को आप संगठित करना चाहते हो, या किसी की समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, अगर उसके बारे में आपके पास सही सही जानकारी नहीं है तो आप उनकी समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात है, उनको आप जागृत भी नहीं कर सकते। तो समाज शास्त्र की जो प्राइमरी जानकारी है, प्राथमिक जानकारी है, वो प्राथमिक जानकारी में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि सुनने वाले लोगों को वो बात अपील नहीं करती है। जब सुनने वाले लोगों को बात अपील नहीं करती है तो वो उस बात को सुनना नहीं चाहता है, तो समझेगा कहां से। एक फिल्म बनी शूद्राज, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। वो फिल्म है, उसका टाइटल है शूद्रा, और फिल्म में जो सीन दिखाए गए हैं वो अछूतों के। तो जो फिल्म का डायरेक्टर भी गधा आदमी है, और उससे बड़े गधे आदमी जो है वो फिल्म को सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उससे भी ज्यादा गधे लोग हैं। जिनको अछूतों में और शूद्रों में क्या फर्क है ये समझ में नहीं आता, ऐसे गधे लोगों को सेंसर बोर्ड में रखा गया है। जिनको समाजशास्त्र की प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो शेड्यूल कास्ट में अगर इसका वर्गीकरण हम समझने की कोशिश करें तो शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां ऐसी है जिनकी संख्या ज्यादा है और जो एडवांस है, समाज में भी है और राजनीति में भी उनकी दखल है। फिर शेड्यूल कास्ट में एक लेयर है मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ी जातियां हैं। और एक तीसरा लेयर है जो सफाई का काम करने वाली है। शेड्यूल कास्ट में ही अछूतों के अंदर ही जो 70 साल आजादी को हुए, उसमें उन लोगों को सही ट्रीटमेंट और सही व्यवहार उनके साथ ना होने की वजह से और उनकी समस्याओं का समाधान ना होने की वजह से उनके लेयर बन गए, उनका स्तरीकरण हो गया अलग अलग। और स्तरीकरण होने की वजह से अगर सभी को हम शेड्यूल कास्ट मानकर बात करते हैं तो दो सभी लोगों को अपील नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों ने यह प्लान बनाया कि सोशल नेटवर्किंग में शेड्यूल कास्ट के ही जो लोग हैं उनके 3 अलग अलग संगठन बनाएंगे। 3 अलग अलग संगठन क्यों बनाएंगे? इनको विभाजित करने के लिए यह संगठन बनाना नहीं है। एक ही विचारधारा जो स्तरीकरण इनके अंदर हुआ है, उन स्तरीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको उस तरह ट्रीटमेंट करना होगा और उस लेवल पर जाकर जागृत करना होगा, और फिर उनका संगठन बनाएंगे तो फिर उनके अंदर नेतृत्व का निर्माण होगा। ऐसा करना होगा, फिर उससे समस्या का समाधान होगा, नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हमने एक सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम बनाया है। शेड्यूल कास्ट में 3 प्रकार के संगठन बनाएंगे। शेड्यूल ट्राइब में मोस्ट बैकवर्ड, ऐसे भी बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं और उनका जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ में ज्यादा संपर्क नहीं है, तो उनके साथ तो अलग व्यवहार करना पड़ेगा। उनके साथ आपको दूसरे तरीके से व्यवहार करके उनको जागृत करना पड़ेगा। उनका संगठन बनाने से ही समस्या का समाधान होगा। मंडल कमीशन का मुद्दा ले लो। मंडल कमीशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, उसमें सबसे निचले पायदान पर नॉमिडिक टाइप के लोग ओबीसी के लिस्ट में डाले गए हैं।
तो जो नॉमिनेट टाइप के लोगों को ओबीसी के लिस्ट में डालना, उससे उनके साथ न्याय नहीं होने वाला। जब न्याय नहीं होगा तो उन लोगों के साथ में फिर अन्याय होगा। तो मंडल कमीशन पे सबसे निचले पायदान पर नॉमिनेट टाइप है जो ओबीसी के लिस्ट में डाल दिया, फिर उसके ऊपर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, फिर उसके ऊपर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो ज्यादातर किसान जातियां हैं। किसान जातियों में भी एक भेद कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल पंजाब का जाट जो जाति के लोग थे उनको मंडल कमीशन के बाहर रख दिया गया, और दूसरी जो किसान जातियां हैं वो मंडल कमीशन के अधीन रख दिया गया। उनके अंदर भी स्तरीकरण कर दिया गया और उनको यह बोला गया कि भी पंजाब का जाट तो रूलर है, तो रूलर बैकवर्ड कैसे हो सकता। अगर कांग्रेस किसी आदमी को मुख्यमंत्री नॉमिनेट कर देती है तो नॉमिनेटेड सीएम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात ले लो, ये तो कांग्रेस का नॉमिनेटेड सीएम है। अगर कांग्रेस का नॉमिनेटेड सीएम है तो कांग्रेस तो ब्राह्मणों की पार्टी है, जाटों की पार्टी थोड़ी है, जाटों की पार्टी नहीं है। तो यह समस्या सारे देश भर में है। एंड दोज हु नॉमिनेट, अगर ब्राह्मण ने जाट को नॉमिनेट किया तो असली पावर तो ब्राह्मण के पास है, और बहुत सारे कठिन फैसले लेने का जब मामला आएगा तो कैप्टन को दिल्ली जाकर अनुमति लेनी होगी। बल्कि मंत्रिमंडल का जब गठन कैप्टन ने किया होगा तो हाईकमांड की अनुमति लिए बगैर लिस्ट फाइनल नहीं हो सकती। जबकि संविधान में राज्य के एमएलए को, यह विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए को अधिकार दिया गया है कि उनका कौन मुख्यमंत्री हो वो निर्धारित करे, संविधान में लिखा हुआ है। मगर सारे देश भर में कांग्रेस ने और बीजेपी ने संविधान के विरोध में जाकर वो उस प्रदेश की एक जाति के आदमी को नॉमिनेट करते हैं और उस जाति के लोगों में ये भाव पैदा करते हैं कि तुम्हारे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। वो वास्तविक में वो नॉमिनेटेड सीएम होता है, और नॉमिनेटेड सीएम का मतलब होता है वास्तविक पावर उसके हाथ में नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपको समझाने के लिए उदाहरण, 2 दिन पहले खबर आई कि 2-4-5 दिन में या हफ्ते भर में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे ही ये खबर आई तो कैप्टन को लगा कि गड़बड़ हो सकता है, डर पैदा हो गया कैप्टन के दिमाग में। तो कैप्टन ने फिर 2-3 दिन के बाद बयान दिया कि मैंने चुनाव के पहले जो कहा था कि 5 साल मुख्यमंत्री के बाद में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, ऐसा जो मैंने कहा था नहीं, अब मैं लंबी पारी खेलना चाहता। मान साहब ये राजनीतिक भाषा समझते हैं, मैं गैर राजनीतिक आदमी हूं, थोड़ा थोड़ा मैं भी समझता हूं। राहुल गांधी अब अगर मान लो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया तो कैप्टन ने राहुल गांधी को बच्चा कहा था, अगर वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया तो कैप्टन साहब को लग रहा है कि पता नहीं साली मेरी कुर्सी का क्या होगा। तो इसके पहले कि मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाए, कैप्टन ने बयान दिया मैं तो 5 साल तो रहूंगा ही रहूंगा, आगे भी रहूंगा। वो इनडायरेक्टली राहुल गांधी को थ्रेटनिंग करने का काम कैप्टन ने किया कि भाई मेरे कुर्सी को आप धक्का लगाने के बारे में मत सोचना। ये डर क्यों पैदा हुआ? अगर एमएलए ने कैप्टन को मुख्यमंत्री चुना होता तो खतरा कैप्टन के मन में नहीं होता। हाईकमांड ने कैप्टन को नॉमिनेट किया, इसलिए यह खतरा कैप्टन के मन में पैदा हुआ। मैं आपको सबूत के तौर पर बता रहा हूं ये बात, ताकि आपको पता चले। तो ये नॉमिनेटेड सीएम है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो यह कहा
उन्होंने नॉमिनेट शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि वो हमारे लोगों को पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते। मान साहब, वो हमारे लोगों को पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते। बहुत गंभीर बात है। जैसे आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको पोजीशन दिया, आपको बड़ी रहने के कोठी दिया, आपको बड़ी गाड़ी दिया, आपको खानसामा दिया, आपको दरवाजा खोलने के लिए ड्राइवर दे दिया, आपको एक बैठने के लिए कैबिन दे दिया, आपको नमस्कार करने के लिए स्टाफ दे दिया। ये इसका मतलब है, ये है पोजीशन, इसको बोलते हैं पोजीशन। मगर जब कठिन फैसले लेने का मामला आएगा, तो कैप्टन को दिल्ली जाना होगा, दिल्ली की अनुमति लेनी होगी। मान लो, एग्जाम्पल देके बताता हूं, मान लो कि जाटों को पंजाब के प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए मान लो उनको आरक्षण देना है, तो यह फैसला कैप्टन नहीं ले सकते। वो अपने मंत्रिमंडल के मुखिया है, मगर यह फैसला कैप्टन नहीं ले सकते, क्योंकि यह फैसला लेने का हाईकमांड ने उनको कोई अधिकार नहीं दिया है। इसका मतलब यह है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो यह भ्रम हमारे लोगों के अंदर पैदा किया जाता है मुख्यमंत्री बनाकर। देखो भाई, तुम्हारे जाति के आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, तो तुम्हारे जाति के लोग अब हमारे पार्टी का समर्थन करना चाहिए। तो आम आदमी को राजनीति समझ में नहीं आती, और जाट ये मान लेते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो नॉमिनेटेड सीएम है, वो पोजीशन में है, पावर में नहीं है, मगर ये राजनीति आम जाटों को समझ में नहीं आती। वो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और ये भ्रम का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो ये लोग पावर के बजाय पोजीशन देते, पोजीशन भी क्यों देते हैं? इसकी वजह बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल कर दिया। आपकी वोट की संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण की 3.5% है और पंजाब में शायद 1.5% है। पंजाब में तो शायद 1.5% है। और जाट की एक सिंगल जाति की संख्या ज्यादा है, और अगर ज्यादा है, राजनीतिक रूप से जागृत भी है अगर है, तो वो लोग जो है, उन लोगों के वोट जो 3.5% लोग हैं, वो 1.5% है। तो जो 1.5% लोग हैं, वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकते। सरपंच कहां से बनाएंगे? जो पंच नहीं चुन सकते, वो गांव का सरपंच कहां बना सकते? जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैसे बना सकते? तो ब्राह्मण पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। इसलिए वो जाटों के मन में यह भाव पैदा करते हैं कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हम लोग बना रहे हैं, इसलिए तुम हमारा समर्थन करो। तो जातीय भावनाओं का दोहन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और राजनीति ना समझने वाले जो लोग हैं, आम आदमी, वो जातीय भावनाओं के वशीन अधीन होकर उसमें शामिल हो जाते हैं और इस्तेमाल हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म 3.5% ब्राह्मणों ने और पंजाब के 1.5% ब्राह्मणों ने ये तकनीक डेवलप की है। ये सारे देश भर में अन्यथा पॉपुलर गवर्नमेंट में जिनकी 85% संख्या हो, उनका राज नहीं है,
सारे देश भर में जिनकी संख्या 3.5% है, जो अपना सरपंच नहीं बना सकते, वो देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम कर रहे हैं, तो जाति व्यवस्था का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जातीय नोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में हमारे ये बात लिखी हुई है, सही है। आपके धर्म ग्रंथ में, अलग अलग धर्म ग्रंथ के जो लोग हैं मानने वाले, वो कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है। मगर दो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातें, हमारे गुरुओं में लिखी हुई बातें हैं, वो लोगों के मन में प्रभावी होती हुई दिखाई नहीं देती। जो जातीय नोशन है, जो व्यक्ति अमृत धारी है, तो वो तो जाति को नहीं मानता। मगर जो चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान जब वोट देने का समय आता है, ठप्पा मारने का समय आता है, तो क्या हमारे दिमाग में वही बात रहती है, या हमारे मन में जाति का नोशन काम करता है? तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा जाति का नोशन काम करता है। तो ब्राह्मण इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों को इसको ध्यान रखना, और ये ना हो तब तो गुरुओं का संदेश, गुरुओं का विचार, धर्म ग्रंथों का विचार प्रभावी होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग जो सोशल नेटवर्किंग में शेड्यूल कास्ट के अलग अलग संगठन, शेड्यूल ट्राइब के संगठन, ओबीसी के अलग अलग जो समूह है, नॉमिडिक ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो जो किसान जाति है उसको दो हिस्सों में भारत में बांट दिया गया। एक को मंडल कमीशन में शामिल कर दिया गया, एक मंडल को बाहर कर दिया गया। एक को ओबीसी बना दिया गया, और एक को कहा कि तुम तो पंजाब के रूलर हो, तुम कैसे बैकवर्ड हो। लोगों को यह कहा कि तुम तो पंजाब के रूलर हो, तुम तो पंजाब के शासक हो, और पंजाब का शासक है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तो तुम बैकवर्ड कैसे हो सकते। अब वो बैकवर्ड है या नहीं है, तो आप गिनती करो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो अधिकारी है प्रथम श्रेणी के, कितनी संख्या में जाट है। अगर उनकी ऑल इंडिया में जितनी संख्या है, उस संख्या में अगर उनकी संख्या नहीं है, तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पर्याप्त का क्या मतलब है? संख्या के अनुपात में नहीं मिला। अगर जाट संख्या के अनुपात में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं है, उसका मुख्यमंत्री है, मगर उनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, तो कहां से वो बैकवर्ड तो है। वो मुख्यमंत्री भी है और बैकवर्ड भी है, दोनों एक साथ है। क्यों? क्योंकि वो रियल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है। और उससे भी बड़ी बात, वो उसके पास पोजीशन है, पावर है नहीं। नरेंद्र मोदी के पास पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, पावर नहीं है। वो ओबीसी जाति का आदमी है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। ये नेचुरल बात नहीं है। ओबीसी आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर ले, ये नेचुरल बात नहीं है। अगर एक नेचुरल बात नहीं है, तो उसने फैसला लिया या उससे फैसला करवाया। तो तर्कशास्त्र ये कहता है, और ज्ञान और अनुभव ये कहता है कि ये फैसला उसने नहीं किया, उसके पर्दे के पीछे जिन्होंने उसको पोजीशन दिया प्रधानमंत्री पद का, वो देने वाले लोगों ने ये फैसला करवाया।
अगर देने वाले लोगों ने फैसला करवाया तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी के पास पोजीशन है, पावर नहीं है। एविडेंस बता रहा हूं। तो इसलिए जो किसान जातियां हैं जिनको जमीन लैंड रिफॉर्म्स में मिली, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आई और उसमें भी 2 हिस्से कर दिए गए। तो ब्राह्मणों का तो रूल है डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का है ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। अंग्रेज ब्राह्मणों से थोड़े होशियार थे, उन्होंने ब्राह्मणों से सीखा। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं है, ब्राह्मणों का सिद्धांत है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं है, डिवाइड एंड रूल ब्राह्मणों का सिद्धांत है। ब्राह्मणों ने, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 हिस्सों में बांटा, और ब्राह्मणों ने हिंदू और मुसलमान के 2 हिस्से अंग्रेजों ने बनाने के 2000 साल पहले 6000 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में 2 हिस्से किए, ब्राह्मणों ने 6000 हिस्से किए। तो ब्राह्मण 3000 गुना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। 3000 टाइम खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो 2 हिस्से किए, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए। इसका मतलब है अगर 2 से भागाकार कर दो 6000 को, तो 3000 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। वो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा, और सीखकर उन्होंने इसको लागू किया। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का विभाजन किया था, ऐसा आरोप ब्राह्मण लोग आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों पर करते थे। आज वही हिंदू मुसलमान का विभाग आरएसएस के लोग करते हैं, आज वही कर रहे हैं। और मीडिया के प्रभाव में बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग भी आते हैं। देखो, मैं आपको, बाबा साहब आंबेडकर ने किताबें लिखने की योजना बनाई थी, उसमें एक किताब का नाम उन्होंने डिसाइड किया था, व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। शंकर साहब, एक किताब की लिस्ट है उन्होंने, हमारे पास किताब की लिस्ट मिली, तो ये किताब लिखने वाले थे, तो उस किताब का टाइटल क्या है, व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। इसका मतलब क्या है कि बाबा साहब आंबेडकर ब्राह्मणों को हिंदू नहीं मानते, हिंदुओं को अलग मानते हैं, और ब्राह्मणों ने हिंदुओं के लिए क्या किया उस पर वो किताब लिख रहे थे। मैंने बहुत सारे सिखों से बात की, सिखों ने कहा हिंदुओं ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। मैंने कहा इसको सुधार करना चाहिए, स्वर्ण मंदिर पर हिंदुओं ने हमला नहीं किया, इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, उसने प्लान बनाया, उसने निर्देश दिया। जनरल अरुण कुमार वैद्या पूना का ब्राह्मण था, इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण, अरुण कुमार वैद्या जो मिलिट्री का कमांडर इन चीफ था वो भी ब्राह्मण। फिर जनरल सुंदर जी जो यहां का ऑपरेशनल इंचार्ज था, वो तमिलनाडु का काला ब्राह्मण, वो यहां केवल नियंत्रण में रखा गया था, एक्चुअल अटैक करने की जिम्मेदारी जनरल बराड़ पर दी गई थी। जनरल बराड़ जाट जाति के थे। थोड़ा थोड़ा अभी मुझे भी जानकारी हो गई है, मगर कमान जो है अमृतसर में जनरल सुंदर जी के नियंत्रण में थी। तो मैं सिखों को सुधार करने के लिए कहा कि अटैक हिंदुओं ने नहीं किया, अटैक ब्राह्मणों ने किया। अटैक हिंदुओं ने नहीं किया, अटैक ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मण अलग है और जिसे हिंदू कहा जाता है वो अलग है। मुगलों ने गुलामों को हिंदू कहा था, मुगलों ने गुलामों को हिंदू कहा था, मुसलमानों ने गुलामों को हिंदू कहा था। यानी राजा था, उसकी प्रजा थी, जो प्रजा होता है वो राजा की गुलाम होती है। जो प्रजा है वो राजा की गुलाम होती है, उनके पास कोई ये अधिकार थोड़ी होता है कि उसका बेटा भी राजा बने, ऐसी ख्वाहिश रखे प्रजा, ये तो ख्वाहिश भी नहीं रख सकता।
ये तो इच्छा भी नहीं रख सकता। तो जो प्रजा है वो प्रजा तो राजा की गुलाम होती है। जब राजा की गुलाम होती है तो गुलामों को मुगलों ने और पर्शियन भाषा बोलने वाले लोगों ने हिंदू कहा। मुसलमानों ने, मुगलों ने, पर्शियन भाषा बोलने वाले लोगों ने गुलामों को हिंदू कहा। ब्राह्मण वही हिंदू की टर्म आज यूज कर रहे हैं क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू जो टर्म है ये गुलामे के लिए उपयोग की हुई टर्म है। तो ब्राह्मण भी आज हिंदू टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आज ब्राह्मणों ने हिंदुओं को गुलाम बना के रखा। दूसरा इसके अंदर जो भेद है वो भेद क्या है? वो भेद बहुत माइक्रो है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दूसरे लोग हिंदू कहते हैं, मगर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पर छानबीन करो तो पता चलेगा हिंदुओं के धर्म ग्रंथ वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। अरे ये तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर ने एक आर्टिकल लिखा, उसका टाइटल है द लिटरेचर ऑफ ब्राह्मणिज्म। उसमें लिखा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है। अगर ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है, इसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने प्रचार के द्वारा लोगों को मनवाया कि यही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, इसका मतलब है, सिद्ध होता है, एविडेंस के आधार पर सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण धर्म को छुपकर एससी एसटी ओबीसी के ऊपर थोपा। तो हिंदू थोपा हुआ नाम है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों पर हिंदू थोपा हुआ नाम है। तो ये थोपा हुआ नाम इलिटरेट लोगों को समझ में ही नहीं आता, अनपढ़ गवार लोगों को, जाहिल लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये थोपा हुआ है। कि एससी एसटी ओबीसी के ऊपर ये जो हिंदू के नाम पर, हिंदू का नाम लेके ब्राह्मणों ने अपने धर्म को, अपने विचार को, अपने मकसद को इन लोगों पर थोपा और थोपकर इनको गुलाम बनाया। अब थोपी हुई बात जो है, दो बातें आप लोगों को समझना होगा। परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो क्या है? एक परिवर्तन का सिद्धांत, यदि आप परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप लोगों को, सारे देश से आए हुए लोगों को समझना जरूरी है कि यदि आप जानबूझकर विचार पूर्वक आचरण करते हैं तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। देखो, मौलिक सिद्धांत आपको समझा रहा हूं। जानबूझकर विचार पूर्वक अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि आपने विचार पूर्वक स्वीकार किया, आपको वो पसंद आया, विचार करने के बाद पसंद आया। तो ब्राह्मण धर्म ने शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया, शेड्यूल ट्राइब को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, नॉमिनिक ट्राइब को बहिष्कृत किया, और जो शूद्र है वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का बनाया, और चौथे वर्ण का बनाकर अधिकार वंचित किया। अधिकार वंचित का मतलब है गुलाम बनाया। गुलाम भी अधिकार वंचित होता है, शूद्र भी अधिकार वंचित है। गुलाम यानी शूद्र, शूद्र यानी गुलाम। मनुस्मृति के आधार पर बात कर रहा हूं, मनुस्मृति के सिद्धांत पर बात कर रहा हूं, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूं। शूद्र को अधिकार वंचित किया गया है, तो सारे दुनिया में गुलाम किसको कहा जाता है? जिसको अधिकार वंचित किया जाता है वही गुलाम है। और भारत में शूद्रों के नाम पर अधिकार वंचित किया, इसका मतलब ये गुलाम की एक अलग वेराइटी है।
जिसका नाम गुलाम के जगह शूद्र है, ये तो गुलाम ही है, बोला अलग वेराइटी है, अलग नाम रखा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मौलिक बात है कि ब्राह्मणों ने हिंदू के नाम पर इन लोगों को गुलाम बनाने के लिए अपने धर्म को थोपा। अगर इन्होंने ब्राह्मणों ने थोपा, विचार पूर्वक एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। देखो मौलिक सिद्धांत समझा रहा हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने विचार पूर्वक इसको स्वीकार नहीं किया। अगर विचार पूर्वक स्वीकार किया होता तो ब्राह्मणों ने उनको अछूत बनाया, तुम छूने लायक भी नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है और तुमको हमने नीच बनाया है, तो आदमी स्वीकार कर लेगा, स्वेच्छा से स्वीकार कर लेगा। कैसे मानेगा, क्यों मानेगा? तो स्वेच्छा से तो नहीं है, तो थोपा हुआ है। तो जो स्वेच्छा से स्वीकार किया होता तो परिवर्तन संभव नहीं है, विचार पूर्वक स्वीकार किया होता तो परिवर्तन संभव नहीं है। थोपा हुआ है, जागृत हो गया। वामन मेश्राम जागृत हो गया। चलो एग्जाम्पल दे रहा हूं। वामन मेश्राम जागृत हो गया, उसने इसके सबूत इकट्ठा किए और सबूत के आधार पर कह रहा है थोपा हुआ है। अब थोपा हुआ है तो स्वीकार कैसे करेगा? उसके अंदर तो विद्रोह का भाव पैदा होगा। ये तो मेरे ऊपर थोपा हुआ है, मुझे गुलाम बनाने के लिए थोपा हुआ है, तो मेरे अंदर विद्रोह का भाव पैदा होगा, उसके विरोध का भाव पैदा होगा, तो मैं उसको उसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा और दूसरे लोगों को जागृत करके फिर दूसरे लोगों को भी इसके विरोध में खड़ा करूंगा और वो लोग भी स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो थोपा हुआ है। मैंने मोहन भागवत को सवाल पूछा, तुम्हारे वेद में हम हिंदू है इसका कोई सबूत है? तुम्हारे श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में कोई सबूत है हमारे हिंदू होने का? बता। हमारे हिंदू होने का तुम्हारे किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर सबूत है बताओ। मैं बताता हूं कि तुमने लिखा है कि अगर शूद्र वेद को सुन रहा है तो उसके नाक में पिघला हुआ शीशा डालना चाहिए और डालने के बाद उसका जो कान है वो सुनने लायक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि पिघला हुआ शीशा डालने के बाद कान में वो आदमी जीवित नहीं रह सकता, मर जाता है। ये है। अब अगर तुम पिघला हुआ शीशा डालते हो, जिसके कान में डालते थे उसको तुम आज कह रहे हो हिंदू है, उसको मालूम हो जाए, चलो ये कठिन है, आसान बताता हूं। आपको बहुत भूख लगी, आपको बहुत भूख लगी, आपको बहुत प्यास लगी और पानी में या दूध में मक्खी पड़ी हुई है, आपको मालूम नहीं था, आपने गिलास हाथ में ले लिया, पीने के पहले देखा अरे मक्खी है। चाहे कितनी भी प्यास हो, वो पानी या वो दूध आदमी नहीं पी सकता। क्यों? कि दूध में मक्खी पड़ी है, पानी में मक्खी पड़ी हुई है। आप जागृत हो गए, जागृत हो गए, आप वो पानी नहीं पी सकते, चाहे प्यास कितनी भी लगी हुई हो। तो जब मुझे मालूम हो जाएगा कि ये थोपा हुआ है, तो मेरा मन, मेरा विचार, मेरा विवेक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। परिवर्तन वहां होता है, जो थोपा हुआ है उसमें परिवर्तन होता है। कुछ लोग कहते ब्राह्मणों को साथ में लेना चाहिए। अरे ब्राह्मण ने ब्राह्मण धर्म जानबूझकर बनाया, विचार पूर्वक बनाया, अनजाने में नहीं बनाया, इग्नोरेंस में नहीं बनाया, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जो अज्ञानता में आदमी गलत स्वीकार कर लेता है, अज्ञानता में गलत स्वीकार कर लेता है, उसमें परिवर्तन संभव है। तब तो हमारी बात लोग सुनते हैं, तब तो हमारे सवालों का जवाब भागवत के पास नहीं है।